ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि ट्रंप का टेरर अब खत्म हो गया शेयर बाजार से। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो चर्चा हुई तो मुझे लगा कि अब इस टेंशन में आप पड़िए ही नहीं, इस पर बहस में मत पड़िए कि टेरर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, आगे भी टेरर आएगा कि नहीं आएगा। अब पैसा वैसा है तो लगाना शुरू कर दीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले फिरोज अजीज साहब ने बड़ा अच्छा सा पूरा डिटेल बताया कि अगर आपके पास 3 से 5 साल तक का हो तो अभी पैसा लगाने का बड़ा सही समय, और 70% इक्विटी में लगा दीजिए। कहाँ का लगाना उसका पूरा सीक्वेंस उन्होंने दिया था। आगे स्कीम के बारे में इनसे पूछेंगे, लेकिन मिहिर वोरा साहब आपसे अगर पूछूं कि अभी पैसा लगाना हो तो लगा दिया जाए या फिर आप अपने लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, यही बता दीजिए, दर्शक समझ जाएंगे। देखिए, हमारे पास तो इक्विटी फंड्स हैं और उसमें हम ज़्यादा कैश रखते नहीं, तो मोरलेस फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो जैसे हमने अर्निंग्स की बात तो करी ये जो और बाजार गिर रहा था वैल्यूएशन तो आपने कैश बचा के रखा नहीं? जब बाजार गिर नहीं, रहा हम था तो तो आपने रोका नहीं कि कैश? 5 से 10% कैश होता है मैक्सिमम, तो वो स्टैगर्ड फेजेस में हम डिप्लॉय कर देते हैं। अच्छा। बट मेन मेन बात यह है कि विद इन एक्विटीज हम कहेंगे कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ पे जाए, वैल्यूएशंस पे जाए, तो जैसे हमने बात की निफ्टी की, जो है निफ्टी 50 जो लार्ज कैप्स हैं, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% लग रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की अर्निंग्स बेटर है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 है, उसकी अर्निंग्स में भी 12% जितनी रहेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स की अर्निंग्स है, वो भी 14% जितनी रह सकती है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मैं कहूंगा अब भी जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफी थ्राइविंग है। तो अगर आपको इक्विटी फंड्स में भी सिलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा कि एक डिवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड, या आपकी थोड़ी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है और लॉन्गर टर्म होराइजन है, तो स्मॉल कैप फंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है वो काफी वाइड स्प्रेड रिकवरी दिखाने की उम्मीद है और डायनेमिक काफी है और नए नए स्टॉक्स और सेक्टर्स काफी आते हैं। तो एक ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी संभावना है, काफी बड़ी संभावना है कि यूएस और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो स्टिमुलस मोड पे जाएंगे वापस, और क्वांटिटेटिव ईजिंग का और लिक्विड मनी प्रिंटिंग की बात वापस हो सकती है। ऐसे माहौल में टिपिकली हमने देखा है कि जो गोल्ड है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो ये सब एसेट में है, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह में जाता है। तो इक्विटीज तो ऑफ कोर्स आपका बेसिक कोर होल्डिंग होना ही चाहिए। डिवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा गोल्ड भी हम देख सकते हैं ऐसे माहौल में जहां लिक्विडिटी की आने की ज्यादा उम्मीद है। हालांकि वोरा साहब, यूजुअली हम लोग गोल्ड पे चर्चा करते नहीं इस शो में, लेकिन आपको मैंने देखा कि इससे पहले भी जवाब देते वक्त आपने गोल्ड का नाम लिया था, अभी भी गोल्ड का नाम लिए, और गोल्ड को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ गोल्ड पे थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछ लूँ, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊँगा कि जिस तरीके से गोल्ड लग रहा है कि अब लाख तक पहुँच जाएगा, तो अभी भी आप सलाह देते हैं कि गोल्ड में ले लो पैसा, लगा दो पैसा? बिल्कुल, क्योंकि जो 2008 के बाद से जो माहौल बना है ग्लोबली, वो बेसिकली एवरी टाइम देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट फिस्कल और मॉनेटरी प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो मनी है उसकी वैल्यू कम होती है। इसीलिए स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए गोल्ड ने परफॉर्म किया है, क्योंकि ये स्टॉक की जो अर्निंग होती है वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होती है, और नॉमिनल जीडीपी जब बढ़ती है, जब आप मनी प्रिंटिंग करते हो तो और बढ़ती है। सिमिलरली गोल्ड जो है वो एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करता है, तो जब भी एक्सेस लिक्विडिटी वो गोल्ड को चेज करती है। और 2008 के बाद हमेशा बैंक्स ने एक्सेस लिक्विडिटी रखी है। अभी भी हमने देखा यूएस की जो फिस्कल बजट पास की है कल, वो 6 to 8% फिजिकल डेफिसिट अभी भी रन कर रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है इतनी हाई डेफिसिट रन करने का। तो एक फिजिकल प्रोफिलिगेसी, फिजिकल डिसिप्लिन ना होने का जो ऑफशूट है, जो मनी प्रिंटिंग है, इसलिए स्टॉक्स और गोल्ड दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, गोल्ड अच्छा परफॉर्म। आप में से कोई और हैं जो गोल्ड पे नज़र रखते हैं? फिरोज साहब, हाँ अभिषेक जी। लक्ष्मण सर, नजर तो रखते हैं। और मेरा ये हाँ मानना हाँ। है कि गोल्ड एक डेट का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अगर जैसे अच्छा। हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में डेट के बदले हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करते हैं। बट अगर आपके पास अच्छा। 40% गो डेट हो, तो उसका एक तिहाई या आधा आप अगर गोल्ड में रखेंगे लॉन्ग टर्म पैसे में, तो आपको महंगाई को मात देने में 1-2% ज्यादा रिटर्न महंगाई से मिल सकता है। डेट में तो नामुमकिन सा है। सो ऑफ कोर्स गोल्ड हैज अ प्लेस, क्योंकि उसको डॉलर की जो डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होती है ना सर, उसको भी हेज कर देता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए। राइट, सो ये दोनों फायदे हैं। पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल जाता था, 2.5% का ब्याज, वो तो हटा ही डॉलर दिया की सरकार ने, बड़ा नुकसान करवाया आप लोगों ने। नहीं, बट अब लोगों ने ज्यादा फायदा नहीं उठाया, और उठा सकते थे। बट आई थिंक जैसे आपने कहा, गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ उसमें।
बिकॉज वो हेज नहीं किया। जसप्रीत जी, आप भी गोल्ड ट्रैक करते हैं कि नहीं? जो गोल्ड में बड़ी दिलचस्पी रहती है लोगों की। हाँ सर, नहीं हमारे वो सेल्स टीम के यहाँ से जब सवाल उठते हैं, इनफेक्ट आज ही हुए थे कि कस्टमर्स बोल रहे हैं गोल्ड ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन? मतलब दिस वाज व्हाट माय सेल्स टीम और द रिलेशनशिप मैनेजर्स वर आस्किंग। तो मेरा सिंपल आंसर था सर, इसमें जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न होता है ना एसेट क्लासेस का, वो ओवर पावर कर लेता है आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो लास्ट 1 ईयर में gold has given the best returns, right? I think depending on India versus outside, India में शायद 26% था, बाहर का देखें तो in foreign currency 38% था. Now equities obviously has given very very low returns. Debt में obviously single digit, high single digit रहेगा. तो इतना ओवर पावरिंग रिटर्न जब आ जाता है गोल्ड का वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, तो लोगों को लगता है अब तो गोल्ड ही गोल्ड है, मतलब गोल्ड के कुछ बचा ही नहीं है एसेट क्लास। बट वो 5 साल में एक बार आता है। लास्ट टाइम आई थिंक कोविड में आया था फॉर सम पीरियड, एंड इट्स नाउ कमिंग नाउ बिकॉज इट्स पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड लास्ट ईयर अगेन वोलेटिलिटी था। तो आई थिंक मेमोरी शॉर्ट गोल्ड में कभी ऐसा होता नहीं है ये इक्विटी की तरह कि 30-40% तक भी गिर जाए, इस वजह से लोगों को ज्यादा लुभाता है गोल्ड। अभिषेक अग्रवाल जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग कर देता हूँ कि चलिए एक बार के लिए हम हटाते हैं कि गोल्ड किस तरह के एसेट क्लास का जो फंडामेंटल है, जो भी ऑलरेडी हमने पैनल पे डिस्कस भी कर लिया और ये बड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक बार इसको पार्क करते हैं। गोल्ड को वैसे समझते हैं, जो आपका पॉइंट है कि यहाँ तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा करेक्शन। क्योंकि गोल्ड मिरर कर रहा है करेंसी को। जो करेंसी प्रिंट होती है उसका फंडामेंटल जो होता है वो गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं, जो दुनिया के सारी कंट्रियों के जो गवर्नर्स है उससे वो मैनेज करते हैं कि हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व होगा, उसके सामने हम कितनी करेंसी को फ्लोट करेंगे। मगर ये रूल जो है वो अमेरिका पे कभी लागू ही नहीं होता, क्योंकि उनके पास है डॉलर, जो गोल्ड के भी ऊपर निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग। एंड तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि गोल्ड को अगर हम ये देखें कि जी अगर ये डॉलर के सामने ये रोज प्रिंट करते रहेंगे तो फिर हम उसको कैसे बचेंगे, मुझे तो इक्विटी समझ में नहीं आता। तब फिर यार डेफिनेटली आप गोल्ड को देखोगे तो जो जैसे अमेरिका ने लास्ट 15 साल में प्रिंट किया है ना पैसे, उसके डेटा आपको दिख जाएंगे ना। गोल्ड के प्राइस को मैप कर लीजिए, आपको बिल्कुल वही ट्रेंड दिखेगा। यही कारण है कि जब उनका डेट कम नहीं होता और डॉलर क्रैश नहीं होता तो डॉलर भी सामने आप देखोगे गोल्ड क्रैश नहीं होता, और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप अगर ये सोच रहे हैं कि रिटेल डिमांड की वजह से गोल्ड का प्राइस मूव होता है दुनिया में, तो ये गलत फहमी है। ये हाईएस्ट जो पूरा कंट्रोल है ये सारे के सारे गवर्नेंस का है, ये गवर्नमेंट साइड में होता है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम लोग सब यहाँ पे समझने वाली कर ही लेते हैं। बाकी इसे ऐसे एसेट क्लास मानना यस, मगर जब इसे एलोकेट करते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, इतना इजी नहीं है वहां पे एलोकेट करना जितना लगता है थियोरेटिकल बेसिस पे। बिकॉज वहां पे हमेशा ये जो पूरी तरह से बैलेंसिंग एक्ट है ये इतना इजी नहीं है। प्रोफेशनल्स आर द बेस्ट पीपल टू ऑफ कोर्स मैनेज दीज थिंग्स, एंड उसके लिए तो डेफिनेटली कोई दो राय वाली बात नहीं। बिल्कुल, आपने गहराई में जाके समझा दे गोल्ड की चमक के पीछे का असली राज है क्या। चलिए, तो गोल्ड तो छोड़ दीजिए, हम लोग थोड़ा सा अलग चले गए चूँकि लोगों की दिलचस्पी काफ़ी रहती है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि अब इस माहौल में बाजार में अगर पैसा वैसा लगाना हो तो कहाँ लगा दें। फिरोज साहब ने तो पूरा प्रायोरिटी के हिसाब से बता दिया कहाँ क्या लगाना है, मीर वोरा साहब ने बता दिया। आप क्या सलाह देते हैं आजकल अपने क्लाइंट को? पहले तो मैं डिस्क्लेमर लगा दूं कि जो भी कुछ नाम मैं अभी लेने वाला हूँ वो कोई भी लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है। बिकॉज समझना तो पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो बात ये है कि जो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए वो हमें 100% डोमेस्टिक फोकस्ड, जहाँ गवर्नमेंट का फोकस्ड है कि हाँ जी मेक इन इंडिया बनाना है, सेल्फ निर्भर भारत बनाना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारी कंपनियों के पीछे जाना है। आप देखिए लास्ट 2 दिन 3 दिन के ट्रेंड में डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्या हो रहा है, एम्बर क्या हो रहा है, नजारा किसको क्या होने वाला है। आप गेमिंग करोगे इंडिया में खेलना है आपको, तो आपको ये देखना है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का फोकस कहाँ है, उनकी लीडरशिप का है। पॉलिसी बाजार जी, आपका इंश्योरेंस जो है वो आप और मैं हमको अगले साल प्रीमियम भरना है, वो ग्रो करेगी। अब उसमें हमें डोमेस्टिकली कुछ अगर मूवमेंट है तो देखना चाहिए, बाकी कहाँ ट्रम्प कहाँ चाइना। सो इस तरह की कंपनियां समझनी पड़ेगी जिसका डोमेस्टिक फोकस बहुत बड़ा है और वो अपने अपने स्पेस में लीडर है और करेक्शन हो चुका है। दिस इज द थिंग वन शुड बी प्लेइंग। तो ये ट्रम्प प्रूफ आपने सेगमेंट बताया जहां पे आपको फोकस करना है। जसप्रीत जी, आपकी राय? ओवर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इन द लास्ट 2 months हमने ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है टुवर्ड्स यूएस लिंक्ड कंजम्पशन, वो फ्रॉम 20% प्लस वी हैव कट इट डाउन टू 10 to 12%। तो यूएस में अगर स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, उससे रिलेटेड जो भी इंपैक्ट्स होते हैं, इट विल बी इंपैक्टेड ओनली, आवर पोर्टफोलियो इंपैक्टेड ओनली टू 10%। दैट इज वन। एंड सेकंड, सेपरेटली हमने डोमेस्टिक फेसिंग ऑब्वियसली
इट्स बीन सम टाइम, बट और उसको स्टेप अप कर दिया है. डोमेस्टिक लिंक्ड sectors like cement, domestic chemical, FMCG, domestic pharmaceuticals formulations, that uska again we have increased the weightages across and separately also large and mid cap का exposure हमने बढ़ा दिया है. उससे भी portfolio का जो risk level है वो काफी कम हो गया, because it's better to have a slightly lower return stock lower alpha versus trying to chase that extra return और उसके पीछे इतना volatility आ जाए, and which is not very conducive, in the journey. So let's enjoy that journey also while reaching an optimum target levels, rather than just chasing that and journey बहुत ज्यादा shaky हो जाए. तो वो we just try to keep that balancing है. ये लार्ज और मिड कैप का आपने एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ा दिया है. फिरोज अजीज साहब, आपने वादा किया था कि आगे चल के अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा, कुछ स्कीम ही बता दूंगा ताकि दर्शकों को रेडीमेड मसाला मिल जाए हाथ में. जी बिल्कुल. फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में HDFC फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप, लार्ज कैप में क्वांट लार्ज कैप, थोड़ी ऑफ बीट रिकमेंडेशन है. फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्को स्मॉल कैप. ये 4 स्कीम्स. ऑफ कोर्स मीर सर हैं, उनकी भी स्कीमें इक्विटी में है. ऑफ कोर्स ही इज वन वेटरन, बट याद ये 4 बिकॉज कैटेगरी में ये मेरी 4 मॉडल पोर्टफोलियो में 14 में से ये 4 मैंने रैटल आउट कर दिया है. ये जो मॉडल पोर्टफोलियो कैसे आप चुनते हैं, इसको क्या पैमाना होता है आपका? अगर मत तो बता देता हूँ. हाँ, हम 3-4 बहुत अलग चीजें करते हैं. हम एक फंड मैनेजर की निर्णय करने की क्षमता मेजर करने का एक मॉडल बना चुके हैं. तो उसमें फंड मैनेजर्स को हम राइट टू रॉन्ग रेशियो पे अरेंज करते हैं. दैट्स पॉइंट 1. पॉइंट 2, हम ये भी देखते हैं कि हर पोर्टफोलियो में जैसे एक स्टॉक का टारगेट होता है, जैसे अभिषेक सर 2-4 स्टॉक कह रहे थे, तो उनके टारगेट भी एक जहन में होते हैं. वैसे एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स के एक टारगेट होते हैं. तो हम हर म्यूचुअल फंड के एक टारगेट एनएवी बनाते हैं. 2 फंड मैनेजर्स, 2 फंड अगर हमें इक्वली पसंद आते हैं तो टारगेट एनएवी एक टाई ब्रेकर होता है. बहुत सारे हैं, 16-17 क्राइटेरिया हैं जो मैथमेटिकली टेस्ट हुए हैं और 12 साल से उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं. तो उस आधार पे चुनते हैं ये 14 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो. बट जाहिर सी बात है, रिटेल निवेशक के लिए पूरे 14 स्कीम खरीदना मुमकिन सा नहीं होगा. HNI क्लाइंट से हम डील करते हैं इसलिए 4. लेकिन ये जो 4 आपने नाम बताए, ये भी बता दीजिए कि अगर मान लिया 3 से 5 साल का ये अवधि लेके चले तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेड रखते हैं? इस पोर्टफोलियो में हम ये देखते हैं कि कैसे निफ्टी को 3 से 4% आफ्टर कॉस्ट पर एनम बीट किया जाए. तो ये पहला हमारा लक्ष्य होता है. तो निफ्टी की उम्मीद आप 10 से 11 करें, और ये फंड मैनेजर जो काबिलियत उन्होंने दर्शाई है उसके आधार पे अगर वो 3-4% निफ्टी को बीट करते हैं, जो पहले जून 2013 से हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 4% बीट किया है. एग्रीगेटेड अच्छे निर्णय भी थे, बुरे निर्णय भी थे. अगर 4% वो बीट करता है तो 13 to 15% की रिटर्न की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू निफ्टी डिलीवरी 11% पर एनम. अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है, बढ़िया है. अब बाकी जो चीज़ें आपने बताई थी, आपने रिसर्च किया, उतना रिसर्च तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो जो आप बताएंगे वही दर्शक उसी को मानेंगे. इसमें मिहिर वोरा साहब, अभी के हालात में स्टॉक स्पेसिफिक बात ना करें तो अगर किसी सेक्टर में जाना हो जो ज़्यादा सेफ हो, एक तो सीधा सा फॉर्मूला है कि भाई ट्रम्प प्रूफ हो तो वहाँ कर दो जहाँ ट्रम्प का झटका ना ही लगे, घरेलू मोर्चे पे ज़्यादा रहे. तो आप लोगों ने ऐसा कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल. देखिए, अभी सबसे ऑब्वियस अगर मैं कहूँ चॉइस जो है वो जो डोमेस्टिक बैंक्स, बड़ी बैंक्स और बड़ी एनबीएफसीज हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता है, क्योंकि ये जो सेगमेंट थे 2 साल से करीबन अंडर परफॉर्म किए थे बाजार को. और उसकी वजह थी आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी थी. आरबीआई ने ये भी कहा कि आप अनसिक्योर्ड लोन्स की जो ग्रोथ है उसको कम करिए. थोड़े लिक्विडिटी के जो प्रोविजंस वगैरह थे वो भी टाइट किए थे, और इन जनरल थोड़ी स्लो डाउन हो रही थी. तो बैंक्स और एनबीएफसी में जो हमने देखा काफी करेक्शन आया और अंडर परफॉर्म किया था. गुड पार्ट इज वैल्यूएशंस तो सस्ते हो गए क्योंकि चले नहीं स्टॉक्स. और अब ये सारी जो लिक्विडिटी की बात करी और आरबीआई का रवैया की बात करी और इन जनरल सिक्लिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट. और अगर हमारी श्रद्धा है, जैसे सब लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% जीडीपी ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी लेड बाय द लार्ज बैंक्स एंड एनबीएफसीज. इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा सेक्टर है. दूसरे मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेगमेंट थे जो पिछले साल काफी चले थे और पिछले 5 महीनों में बड़ी तरह से करेक्ट किए हैं, वो मेरे ख्याल से अगेन रिकवर करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ चुकी है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, और इसमें भी जो है कॉर्पोरेट और लिक्विडिटी की फायदा हो सकता है. तो
और देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल पावर है, रेलवेज है, डिफेंस है, उसमें तो यूएस से कुछ हमें लेना देना ही नहीं है, इन सारा लोकली ड्रिवन है, तो इट्स अ प्योरली डोमेस्टिक प्ले। तो इंडस्ट्रीज में भी हमारा ध्यान अच्छा है इसमें। एंड देन देयर आर ऑफ कोर्स सेगमेंट्स लाइक प्रीमियम कंजम्पशन की आइटम्स हैं, कैपिटल मार्केट वाले प्लेज हैं, वो भी हमें अच्छे लगते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, तो चलते चलते आप सब लोगों ने कुछ कुछ बता ही दिया है, उसको अगर कोई भी दर्शक हमारे यूज़ करेंगे तो जाहिर तौर पर अगली बार शो ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे, दिलचस्पी से देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।